नया रास्ता पार्ट 3। बारात आने की सूचना मिलते ही नीलिमा के हृदय की धड़कन और अधिक तीव्र हो उठी। इस समय उसे दुख एवं सुख की अनुभूति हुई। नए जीवन साथी के मिलन की कल्पना मात्र से ही उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। सुख की इस घड़ी में उसे दुख इस बात का था कि अब यह घर उसके लिए पराया हो जाएगा। इस कल्पना मात्र से ही नीलिमा का चेहरा उदास हो गया। नीलिमा की मम्मी उसके चेहरे की उदासी देखकर उसके दिल की बात समझ गई। उसकी उदासी देखकर वे भी उदास हो गई। उनकी आंखें बोझिल हो गई और आंसू टपक पड़े, परंतु यह रोने का समय नहीं था। उन्होंने अपने ऊपर नियंत्रण किया और नीलिमा को आगे की रस्मों के लिए तैयार किया। सारी रस्में पूरी होने तक शाम हो चुकी थी। बारात घर तक आने में 2 घंटे रह गए थे। मीनू ने नीलिमा से घर जाने की इजाज़त ली। उसे भी घर से तैयार होकर आना था। नीलू भी तैयार होने के लिए अपने ऊपर वाले कमरे में चली गई। मीनू ने घर आकर शीघ्र अपने कपड़े बदले। उसने गुलाबी रंग की सुनहरी काम की साड़ी पहनी। चेहरे का हल्का सा मेकअप करने के बाद उसने एक छोटी सी बिंदी अपने माथे पर लगाई। अपने केस खोलकर उसने एक जूड़ा बनाया जिसने उसके चेहरे की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए। गुलाबी रंग की साड़ी में सजी सवरी मीनू बहुत सुंदर लग रही थी। दर्पण में उसने अपने सलोने चेहरे को निहारा और फिर माँ के पास जाकर बोली, माँ देखो, ये गुलाबी रंग की साड़ी ठीक लग रही है ना? माँ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, हाँ बेटी, बहुत सुंदर लग रही हो तुम इस साड़ी में। सुंदर शब्द सुनकर उसका हृदय प्रसन्नता से झूम उठा। वह गुनगुनाती हुई नीलिमा के घर की ओर चल दी। ऊपर के कमरे में नीलिमा को सजाया जा रहा था। मीनू भी ऊपर के कमरे में नीलिमा के पास पहुंच गई। रूप रंग में सुंदर दिखने वाली नीलिमा का आज लाल रंग की साड़ी में रूप और अधिक निखरा लग रहा था। फूलों के गजरे आदि पहनाकर उसे सजाया जा रहा था। नीलिमा की और सभी सहेलियां भी वहीं पास बैठी थी। शहर की जितनी भी औरतें आती, उन सभी का पहला यही प्रयास रहता कि ऊपर जाकर नीलिमा से मिले। छोटे छोटे बच्चे धक्का देते हुए आगे निकलने की कोशिश करते, परंतु उनको सांत्वना देकर नीचे भगा दिया जाता कि नीलिमा दीदी अभी नीचे ही आ रही है। नीलिमा के पूर्ण रूप से तैयार होने के बाद उसका रूप ऐसा निखर आया मानो कोई अप्सरा पृथ्वी पर उतर आई हो। हर कोई उसके रूप रंग की प्रशंसा करता। बारात भी घर के पास आ गई थी। बैंड की मधुर आवाज़ भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी कि जो बैंड की आवाज़ और पास आती गई और तेज होती गई, त्यों नीलिमा के हृदय की धड़कन भी तीव्र होती गई। बारात घर के दरवाजे पर आ पहुंची। सभी स्त्रियां व बच्चे दरवाजे की ओर दौड़े। सभी के हृदय में एक उमंग थी, एक उत्साह था। सभी दूल्हे को देखने के लिए बेचैन थे। जैसे दूल्हा घोड़ी से उतरकर नीचे आया, सब उसकी ओर देखते ही रह गए। रंग रूप में वह नीलिमा से कम न था। दूल्हे को स्टेज पर बैठाया गया। नीलिमा धीरे धीरे मीनू का सहारा लिए स्टेज की ओर बढ़ी। इस समय मीनू का रंग रूप भी सलोना लग रहा था। नीलिमा धीरे धीरे कदम रखती हुई स्टेज तक पहुंची। स्टेज पर जयमाला का कार्यक्रम हुआ। इसके उपरांत मीनू ने एक गीत प्रस्तुत किया। उसकी मधुर आवाज ने सबका मन मोह लिया। हर कोई ताली बजाकर उसकी प्रशंसा कर रहा था। तभी बारात में आए एक नए युवक ने उसकी आवाज़ की प्रशंसा करते हुए कहा, आपकी आवाज़ बहुत मधुर है। क्या सुंदर गीत सुनाया है आपने। मीनू ने जैसे ही सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा तो वह आश्चर्यचकित हो उठी। अरे, ये तो वही लड़का अमित है जो मेरठ से उसे देखने आया था। उसके मुंह से अपनी प्रशंसा सुनने के बाद उसके हृदय में कोई प्रसन्नता की अनुभूति नहीं हुई, वरन उसका हृदय पीड़ा से अकुला उठा।
उसके हृदय में द्वेष भावना उत्पन्न हुई उन अमानवीय लोगों के लिए जिन्होंने पैसे के कारण उसका दिल तोड़ा, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। मीनू ने अमित से कोई बात नहीं की और चुपचाप अंदर चली गई। अमित को देखकर न जाने क्यों उसकी अतीत की स्मृतियां ताजी हो उठी। उसके हृदय में वह पीड़ा अकुला उठी जिसे अब तक दबाए हुए थी। मीनू के इस व्यवहार से अमित को आभास हुआ कि मीनू उससे नाराज है। नाराज भी क्यों ना हो, उसके माता पिता ने मीनू के साथ अच्छा नहीं किया है। फिर भी अमित का दिल हुआ कि मीनू से कुछ क्षण के लिए बातें कर सकता। मीनू का वहाँ एक पल भी दिल नहीं लगा। वह बिना खाना खाए ही वापस अपने घर आ गई। घर पहुँचने पर माँ ने जब उसका उदास चेहरा देखा तो उन्हें लगा कि मीनू के साथ कोई बात अवश्य हुई है। उन्होंने मीनू से पूछा, बेटी तुमने इतना जल्दी खाना खा लिया? बारात को अभी आए ज़्यादा देर नहीं हुई है। हाँ माँ, मैंने खाना खा लिया है, कहकर मीनू तकिए में मुंह छिपाकर बैठ गई। मीनू की उदासी माँ से देखी नहीं जा रही थी। उन्हें लगा कि शायद इस अवसर पर मीनू को फिर अतीत की स्मृतियाँ ताजी हो गई है। आज उसकी सहेली दुल्हन बनी है। अपनी सहेली को दुल्हन के रूप में देखकर उसे कुछ बातें याद आ गई होंगी। तभी दूसरे क्षण माँ के मन में विचार आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने उससे उसकी शादी के बारे में पूछ लिया हो। इसी प्रकार के अनेक विचार माँ के मन में आते रहे, परंतु वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि मीनू की उदासी का क्या कारण है। मीनू भी तकिए में मुंह छिपाए अमित के बारे में सोचती रही। उस अमित के बारे में जो उस दिन जब उसे देखने आया था कितने प्यार से बातें कर रहा था। उसकी बातों से बिल्कुल स्पष्ट था कि मीनू उसे पसंद है। पर फिर उसे क्या हुआ? सिर्फ पैसे के ऊपर दूसरी लड़की से शादी को तैयार हो गया? यदि उसके माता पिता ही पैसा लेने के पक्ष में थे तो क्या उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वह उनका विरोध कर सकता? यदि उन्हें पैसे वाले घर में ही रिश्ता करना था तो आशा के रिश्ते के लिए उन्होंने क्यों लिखा था? ये सब प्रश्न मीनू के मस्तिष्क में बार बार आते, परंतु इन सब प्रश्नों का उसके पास कोई उत्तर नहीं था। कुछ देर तक जब नीलिमा को मीनू नहीं दिखाई दी तो उसने अपने भैया से पूछा, भैया मीनू कहाँ गई? बहुत देर से दिखाई नहीं दी। अशोक ने उत्तर दिया, पता नहीं, अंदर बैठी होगी। मैं तो बाहर काम में व्यस्त हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता। जब नीलिमा अंदर गई तब भी उसे मीनू न दिखाई दी। अचानक बिना कहे मीनू के चले जाने की बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। प्रातःकाल विदा के समय नीलिमा की निगाहें मीनू का इंतजार कर रही थी। मीनू आधी रात्रि तक सो नहीं पाई थी, इसलिए सुबह समय से उठ न सकी। जैसे ही मीनू की आंखें खुली उसने घड़ी की ओर दृष्टि डाली। घड़ी में 7 बज चुके थे। विदा का समय हो चुका था। वह शीघ्र अति शीघ्र हाथ मुंह धोकर तैयार हुई और नीलिमा के घर पहुंच गई। जैसे ही मीनू नीलिमा के घर पहुंची, नीलिमा की विदाई होने जा रही थी। मीनू को देखकर नीलिमा उससे लिपटकर रो पड़ी। विदाई की इस घड़ी में मीनू के नेत्रों से जल उमड़ पड़ा। नीलिमा की विदाई के बाद वह शीघ्र अपने घर आ गई। घर आकर उसने अपना सारा सामान बांधा और मेरठ चलने के लिए तैयार हो गई। माँ ने बहुत कोशिश की कि एक दिन और रुक जाती तो अच्छा होता, परंतु मीनू अपनी पढ़ाई एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ सकती थी। शादी में आना तो मजबूरी थी। मेरठ पहुंचने पर मीनू को ज्ञात हुआ कि उसके कॉलेज का वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। हॉस्टल में चारों ओर चहल पहल थी। सभी लड़कियां अपने अपने रोल के बारे में बता रही थी। हर तरह के कार्यक्रम, सामूहिक नृत्य, गीत, नाटक आदि सभी कार्यक्रमों की तैयारियां चल रही थी। हॉस्टल में मीनू को देखकर उसकी सहेलियां ने उसे चारों ओर से घेर लिया। एक बार उसने बातों बातों में माया के सामने कहा था कि उसके कथक नृत्य सीखा है। माया ने ही यह प्रस्ताव रखा कि मीनू का कथक नृत्य वार्षिकोत्सव में कराया जाए।
उसकी सभी सहेलियों ने आकर उसके सामने कथक नृत्य करने का प्रस्ताव रखा। यद्यपि मीनू ने कथक की नृत्य बचपन में सीखा था, परंतु वह शुरू से ही अपने स्कूल में एवं फिर बड़े होने पर कॉलेज में नृत्य का कार्यक्रम देती रही, इसलिए अभी भी कथक काफ़ी कुशलतापूर्वक कर लेती थी। हमेशा उसने कथक नृत्य में पुरस्कार लिए थे। जब सब लड़कियों ने उसे घेर लिया तो वह कथक नृत्य करने के लिए मना न कर सकी। यद्यपि वह अब इन सब बातों में विशेष रुचि नहीं रखती थी। इस समय उसके सामने एक ध्येय था, एक मंजिल थी जिस पर पहुंचने के लिए उसे उसके 3 दिन बेकार हो गए थे। यात्रा की थकान उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसने अपना सामान उठाया और अपने कमरे में चली गई। सामान कमरे में रखकर वह पलंग पर लेट गई। लेटे लेटे वह अतीत की स्मृतियों में खो गई। उसे याद हो आया कि वह दिन जब उससे शुरू में कथक सीखा था। कथक में उसे विशेष रुचि थी, परंतु उसके कस्बे मीरापुर में कोई कथक सिखाने के लिए कुशल अध्यापक नहीं था। परंतु उस दिन जब पता चला कि उसके कस्बे में एक कथक नृत्य का स्कूल खुल गया है, तब वह बहुत प्रसन्न हुई थी। सबसे पहले मीनू ही उस स्कूल में पहुंची थी। बाद में और भी नृत्य में रुचि रखने वाली काफ़ी लड़कियां आ गई थी। पहले दिन जब गुरुजी ने नृत्य के लिए पैर चलाने सिखाए तो उसके पैरों में बहुत दर्द हो गया था। फिर भी घर जाने के बाद उसने बहुत देर तक पैर चलाने का अभ्यास किया। आशा और रोहित उस समय छोटे थे। वे बहुत देर तक मीनू को पैर चलाते देखते रहते, परंतु उन्हें यह समझ न आता कि ये कैसा नृत्य है जिसमें सिर्फ पैर ही चलाए जाते हैं, हाथ नहीं। अगले दिन वह जब स्कूल गई तो सभी लड़कियों ने तबले की धुन पर पैर चलाने शुरू किए। मीनू के पैर ही सही ताल पर एवं सही ढंग से चल रहे थे। गुरुजी ने दूसरे दिन ही मीनू की बहुत प्रशंसा की थी। हर कार्य में मीनू की प्रतिभा मुखरित हो उठती। वह हर कार्य पूर्ण लगन के साथ करती। कथक नृत्य में भी उसने पूर्ण रुचि दिखाई। 2 वर्ष में ही वह कथक नृत्य में निपुण हो गई थी। बाद में भी वे स्कूल में निरंतर नृत्य करती रही, जिससे उसका अभ्यास निरंतर बना रहा। एक दिन की बात है, जब वह कक्षा 10 में पढ़ती थी। उसके स्कूल में वार्षिकोत्सव मनाया गया। मीनू की अध्यापिका ने उसे कथक नृत्य पेश करने के लिए कहा। उस समय उसमें कितना उत्साह था, कितनी प्रसन्न हुई थी वह यह जानकर कि उसे स्टेज पर नृत्य करना है। कितनी उमंग थी उसके हृदय में। छुट्टी के बाद जब वह घर पहुंची थी, तब उसने प्रसन्न मुद्रा में माँ से कहा था, माँ मुझे जल्दी से खाना दो, मुझे कथक नृत्य का अभ्यास करना है। माँ ने बड़े प्यार से पूछा था, क्यों बेटी, कहाँ करना है तुम्हें कथक नृत्य? मीनू ने उमंग भरी वाणी में कहा था, माँ 4 दिन के बाद हमारे स्कूल में वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। उसमें मुझे कथक नृत्य करने के लिए कहा है। परंतु मीनू, इस वर्ष तुम्हारी हाई स्कूल की परीक्षा है, अपनी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखना, माँ ने उसे समझाते हुए कहा था। हाँ माँ, कहकर मीनू ऊपर अपने कमरे में जाकर नृत्य का अभ्यास करने लगी। 4 दिन बाद वह दिन आ गया जब मीनू को नृत्य का कार्यक्रम प्रस्तुत करना था। सुबह से ही मीनू के हृदय में विशेष उल्लास था। उसने अलमारी खोलकर माँ की सारी साड़ियाँ देखी थी। हरे रंग की जरी के काम की सुनहरी साड़ी उसने पसंद की थी। नृत्य के लिए सजी सवरी मीनू अपने को ऊपर से नीचे तक निहारती। जैसे ही नृत्य कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए उसका नाम बोला गया, उसके हृदय की धड़कन तीव्र हो उठी। फिर भी एक उमंग थी उसके हृदय में। नृत्य करते समय उसके पैरों की ताल व हाथी की थिरकन विशेष देखने योग्य थी। अपने नाजुक बदन को वह हर दिशा में आसानी से मोड़ लेती थी। उसका नृत्य
समाप्त होने पर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। प्रत्येक उसके नृत्य की प्रशंसा कर रहे थे। मीनू को उस दिन कितनी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा था। विशेष प्रसन्नता उसे उस समय महसूस हुई जब मुख्य अतिथि ने उसे पुरस्कार देते समय उसकी प्रशंसा की थी। साथ ही पास खड़ी उसकी अध्यापिका ने भी मुख्य अतिथि से यह कहा था कि यह लड़की प्रत्येक कार्य में कुशल है, पढ़ाई में भी सदैव प्रथम ही आती है। यह सुनकर मीनू का हृदय प्रसन्नता से झूम उठा था। घर पहुंचते ही उसने यह पुरस्कार माँ को दिखाया और अत्यधिक उत्तेजित होकर माँ से लिपट गई। अभी वह अतीत की स्मृतियों में खोई हुई थी कि कमरे में माया ने प्रवेश किया। मीनू को चुपचाप पड़ी देखकर मीनू के पास आई और उससे शादी की बातें पूछने लगी। माया बोली, कहो मीनू, कैसी रही नीलिमा की शादी? खूब मस्ती हुई होगी शादी में। हाँ, मीनू ने कहते हुए गर्दन हिला दी। आओ बैठो माया, कहते हुए वह स्वयं पलंग के एक और बैठ गई और माया को बैठने के लिए स्थान दे दिया। माया कुछ देर मीनू के पास बैठी, उससे हंसी मजाक की बातें करती रही और फिर पास में पड़े अपने पलंग पर बैठकर पढ़ने लगी। मीनू की थकान भी उतर चुकी थी। उसने पलंग से उठकर अपना मुंह धोया और पढ़ने के लिए बैठ गई। 10 दिन के बाद मीनू के कॉलेज का वार्षिकोत्सव था। कॉलेज व हॉस्टल दोनों में काफ़ी चहल पहल रहती थी। कॉलेज में भी नाटकों व अन्य कार्यक्रमों की तैयारियां चल रही थी, परंतु मीनू में कोई उत्साह नहीं दिखाई दे रहा था। एक दिन माया ने मीनू से कहा, मीनू, कथक का तो तुम्हें काफ़ी अभ्यास होगा, फिर भी 1-2 बार तो करके देख ही लो। तब मीनू को लगा कि कथक नृत्य का अभ्यास कर ही लेना चाहिए। उस दिन तो वह थकी हुई थी। फिर हॉस्टल में नृत्य की संगत करने के लिए तबला व हारमोनियम भी तो नहीं था, इसलिए उसने निश्चय किया कि कल से वह कॉलेज में ही नृत्य का अभ्यास करेगी। 4 दिन तक मीनू ने कॉलेज में ही नृत्य का अभ्यास किया। सोमवार का दिन था। मंगलवार को वार्षिक उत्सव मनाया जाना था। कॉलेज के लड़के एवं लड़कियां सभी में विशेष उत्साह नजर आ रहा था। कुछ लड़के कार्यक्रम में भाग ले रहे थे, कुछ केवल दर्शक मात्र बनकर ही इधर उधर टहल रहे थे। एक कमरे में मीनू नृत्य का अभ्यास कर रही थी। उसकी कुछ सहेलियां वहीं पर बैठी उसका नृत्य देख रही थी। तभी चपरासी ने दरवाजा खटखटाया। मीनू के नाम मीरापुर से एक टेलीग्राम आया था। टेलीग्राम का नाम सुनते ही मीनू की हृदय गति तेज हो गई। मीनू को घबराहट सी होने लगी। अभी कुछ दिन पहले ही तो वह मीरापुर से होकर आई है। आखिर क्या बात है? मीनू की कुछ समझ में नहीं आया। डाकिये से टेलीग्राम लेते समय उसके हाथ कांपने लगे। उसने झटपट तार खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, फादर इल कम सून, पिताजी बीमार है, जल्दी आ जाओ। यह पढ़कर मीनू का दिल कांप गया। ऐसी क्या बीमारी हुई है पिताजी को जो मुझे जल्दी बुलाया गया है? थोड़ी बहुत तबीयत खराब होती तो मुझे नहीं बुलाया जाता। कुछ ज़्यादा ही तबीयत खराब होगी। वह अपने घर जाने के लिए बेचैन हो उठी। शाम के 6 बज चुके थे। वह वहाँ से उठ खड़ी हुई और अपने हॉस्टल पहुंच गई। जैसे ही उसने अपने कमरे में प्रवेश किया, माया ने उसके उदास चेहरे को देखकर समझा कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मीनू को बैग में कपड़े लगाते देखकर माया ने पूछा, मीनू क्या बात है, कहाँ जा रही हो? मीनू ने रुआसी आवाज़ में कहा, मैं मीरापुर जा रही हूँ। अभी अभी टेलीग्राम आया है, पिताजी बीमार है, मुझे शीघ्र ही बुलाया है। अच्छा, पर अब तो रात होने वाली है। इतनी रात में अकेले तुम्हारा जाना उचित नहीं होगा, और फिर यह रास्ता भी खराब है। कल सुबह चले जाना। माया ने उसे समझाते हुए कहा। हाँ, रात तो हो चली है, पर मेरा यहाँ अब 1 मिनट के लिए भी रुकना संभव न हो सकेगा। मीनू ने अपना बैग कंधे पर रखते हुए कहा। जैसे ही मीनू ने खिड़की से बाहर झांका, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दिया। इतनी रात गए, उसे जाने में भय सा महसूस हुआ।
उसने अपने कंधे से अपना बैग उतारा और पलंग पर लेट गई। उसका मन पिताजी से मिलने के लिए बेचैन हो उठा। काश उसके पंख होते तो वह उड़कर अपने घर पहुंच जाती। इस समय उसकी दशा पिंजरे में बंद एक पंछी की तरह थी। उसके हृदय में उड़ जाने के लिए छटपटाहट सी थी। एक परतंत्र पंछी के समान अपनी स्थिति जानकर उसकी आंखों में आंसू छलक आए। रात भर वह बेचैनी में करवटें बदलती रही। अनेक अच्छे बुरे विचार उसके मस्तिष्क में उठते, जिससे उसका मन और अधिक बेचैन हो उठता। अब उसे इंतजार था उस प्रातः का, जब वह स्वतंत्र पंछी की तरह अपने घर को जा सकेगी। मीनू के पिताजी की हालत काफ़ी नाजुक हो चली थी। डॉक्टरों ने पूर्ण आराम के लिए कह दिया था। घर में आशा, रोहित, माँ तीनों ही उनकी सेवा में लगे थे। उनकी यह हालत देखकर माँ बहुत विचलित हो उठी थी। जब माँ को मीनू एवं आशा का ख्याल आता तो वे बेचैन हो उठती। कौन करेगा इन दोनों की शादी? यदि उनके पिताजी को कुछ हो गया तो क्या होगा हम सबका? आदि अनेक विचार माँ के मस्तिष्क में कौन जाते। घर में सब मीनू की प्रतीक्षा कर रहे थे। पिताजी दवाइयों के नशे में चुपचाप लेटे रहते या सोते रहते, परंतु जब भी उन्हें होश आता तो मीनू को ही याद करते। बड़ी बेटी होने के कारण पिताजी को मीनू से विशेष स्नेह था। आसपास के लोगों को जिनको भी पता चल रहा था उनसे मिलने आ रहे थे। यद्यपि उन्हें बात करने के लिए मना किया गया था, फिर भी सब उनकी बीमारी को सुनकर उनसे मिलने आते रहते। इस प्रकार उन्हें पूर्ण आराम नहीं मिल पा रहा था। सुबह के 9 बजे थे। मेरठ से पहली बस आने का समय हो गया था। सभी की नज़र दरवाजे की ओर थी। सभी को मीनू के आने का इंतजार था। तभी पिताजी ने थोड़ी सी आंखें खोली और मंद आवाज में बोले, मीनू बेटी नहीं आई अभी तक? पास बैठे रोहित ने कहा, नहीं पिताजी, अभी तो नहीं आई है दीदी, बस आने वाली ही होगी। इसके पश्चात पिताजी ने अपनी आंखें मूंद ली। माँ रसोई में अपना काम कर रही थी, परंतु उसकी नज़र दरवाजे की ओर ही थी। उन्हें मीनू का इंतजार था। तभी उन्होंने मीनू को रिक्शे से उतरते हुए देखा। जैसे ही मीनू अंदर आई, माँ को देखकर उसका दिल भर आया। अपना सामान कमरे में रखकर माँ से लिपट गई। माँ, पिताजी की तबीयत कैसी है? माँ बहुत दुखी थी। मीनू की यह बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू छलक आए। भरे कंठ से उन्होंने उत्तर दिया, अंदर कमरे में लेटे हैं। माँ के आंसू देखकर मीनू का दिल भर आया। क्या हो गया उन्हें अचानक? अभी कुछ दिन पहले तो उन्हें अच्छी हालत में छोड़कर गई थी। दिल का दौरा पड़ा है। डॉक्टरों ने बोलने के लिए बिल्कुल मना किया है। इस समय उन्हें पूर्ण आराम की आवश्यकता है। कहते हुए माँ का गला भर आया। 2 मिनट तक मीनू चुप खड़ी रही। फिर माँ से बोली, माँ कहाँ लेटे हैं पिताजी? हाँ बेटी, तुझे तो बीमारी की हालत में बहुत याद करते रहते हैं। सामने वाले कमरे में लेटे हैं, मिल लो। मीनू ने कमरे में प्रवेश किया, परंतु दयाराम की आंखें बंद थी। शायद वे सो गए थे। कभी आंखें बंद कर लेते थे, कभी आंखें खोल लेते थे। मीनू ने जब देखा कि उनकी आंखें बंद है तो उसने उन्हें जगाना उचित न समझा। वह बाहर लौटने लगी। तभी पास बैठे रोहित ने कहा, दीदी आप थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। मीनू को पिताजी के पास बैठाकर रोहित बाहर चला गया। मीनू चुपचाप बैठी समाचार पत्र पढ़ने लगी। फिर भी उसकी एक नज़र समाचार पत्र की ओर थी और दूसरी नज़र पिताजी की ओर। उसे इंतज़ार था कि कब वे जागे और वह उनसे मिले। दयाराम जी ने हल्के से अपनी गर्दन हिलाई। मीनू को आभास हुआ कि शायद वे जाग गए हैं। मीनू अपनी कुर्सी से उठी और उनकी ओर बढ़ी। तब तक वे आंखें खोल चुके थे। मीनू को पास खड़ा देखकर उनके चेहरे पर खुशी का भाव उभर आया। धीमी आवाज में बोल पड़े, मीनू बेटी तू कब आई? अभी कुछ देर पहले ही आई हूँ। आपकी तबीयत कैसी है? ऐसा ही है, कहकर उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली।
ऐसा लग रहा था कि मानो इतना बोलने से ही उन पर काफ़ी जोर पड़ रहा है। मीनू फिर चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। उनकी यह हालत मीनू से देखी नहीं जा रही थी। मीनू का दिल भर आया। आखिर क्या हो गया उन्हें? वे तो स्वस्थ थे। अनेक विचार मीनू के मस्तिष्क में घुमड़ने लगे। उसने सामने रखे समाचार पत्र को फिर उठा लिया और पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते उसकी नज़र कथक नृत्य करने वाली प्रसिद्ध नृत्यांगता की तस्वीर की ओर गई। नृत्य के विभिन्न भावों में खींची फोटो देखकर मीनू को ख्याल हो आया कि आज उसे भी नृत्य का कार्यक्रम प्रस्तुत करना था। तभी उसकी नज़र घड़ी की ओर गई। घड़ी में दोपहर के 12 बजे थे। उसे ध्यान आया कि यदि वह मेरठ में होती तो इस समय वह कथक नृत्य का अभ्यास कर रही होती। सबसे पहला कार्यक्रम मीनू का कथक नृत्य ही था, परंतु समय को कौन जान सकता है। तभी मीनू की छोटी बहन आशा कमरे में आई और बोली, दीदी अब यहाँ पर मैं बैठती हूँ, आप खाना खा लीजिए, आपको माँ बुला रही है। यद्यपि मीनू की खाने पीने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी, परंतु माँ ने बुलाया था इसलिए मीनू को जाना पड़ा। माँ मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, कहकर मीनू ने टालने की कोशिश की। माँ समझ गई कि पिताजी की ऐसी हालत देखकर मीनू की भूख उड़ गई है। जिस दिन उनकी तबीयत खराब हुई थी उस दिन तो सभी की भूख मर गई थी। रसोई में खाना ही नहीं बना था, किसी ने कुछ भी नहीं खाया था। माँ ने मीनू को समझाते हुए कहा, बेटी खाना खा लो, खाना नहीं खाओगी तो पिताजी की सेवा कैसे कर पाओगी। रात दिन जागना होता है उनके साथ। अच्छा माँ थोड़ा सा दे दो, कहकर मीनू ने बिना भूख के ही थोड़ा सा खाना खा लिया और फिर पिताजी के पास जाकर बैठ गई। लगभग 1 सप्ताह यही क्रम चलता रहा। हर समय एक व्यक्ति उनके पास बैठा रहता, कभी माँ तो कभी मीनू, कभी रोहित तो कभी आशा। उन सब की सेवा एवं ईश्वर के आशीर्वाद से पिताजी की दशा में काफ़ी सुधार हो गया। अब वे धीरे धीरे अपने आप बैठने भी लगे थे और थोड़ी देर बातें भी कर लेते थे। प्रातः लगभग 9 बजे का समय था। उस समय हल्की हल्की वर्षा की बूंदें पड़ रही थी। तभी घर के बाहर एक कार आकर रुकी। मीनू की बुआ जी एवं फूफा जी बीमारी की खबर सुनकर मिलने आए थे। बुआ जी और फूफा जी सीधे पिताजी के कमरे में पहुँचे। पहले उन्होंने भैया से कुशल क्षेम पूछी और फिर इधर उधर की बातें करनी शुरू कर दी। पास बैठी मीनू को लगा कि पिताजी से इतनी बातें करना उचित नहीं, क्योंकि उनके साथ पिताजी को भी बोलना पड़ रहा था और उन्हें डॉक्टर ने अधिक बातें करने के लिए मना किया था। एक बार मीनू के मन में आया कि बुआ जी से कह दे कि इतनी बातें न करें, डॉक्टर ने इन्हें आराम करने के लिए कहा है, परंतु उनके बड़े होने की शर्म करके वह उनसे कुछ न बोली। बुआ जी वहाँ बैठी बैठी अपने पड़ोसी की बातें सुनाती रही। फूफा जी बार बार इशारा करके उन्हें चुप कराने की कोशिश करते रहे, परंतु वे वहाँ चुप होने वाली न थी। वे लगातार बोलती ही रही। अब मीनू से चुप न रहा गया। मीनू बोल ही पड़ी, बुआ जी आपको सफ़र की काफ़ी थकान होगी, आप थोड़ा सा खा पी लीजिए, इतनी देर में पिताजी भी थोड़ा आराम कर लेंगे। यह बात सुनकर बुआ जी को उठना ही पड़ा। अच्छा बेटी लो, कहकर बुआ जी वहाँ से उठ गई और साथ ही फूफा जी भी उठ गए। अगले दिन बुआ जी वापस जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि फूफा जी को अपनी फैक्ट्री में एक आवश्यक काम था। तैयार होने के बाद बुआ जी माँ से बोली, चलते चलते अपने भैया से कुछ बात तो कर लूँ। यह कहकर वे पिताजी के कमरे में पहुँची। पिताजी उस समय जाग रहे थे। वे उनसे जाकर बोली, देख भैया मैं तो अब दिल्ली वापस जा रही हूँ, परंतु अपनी एक सलाह तुझे अवश्य देना चाहूँगी। हाँ बहन जी कहो ना, क्या कहना चाहती हो। देख तोरी 2-2 जवान बेटियाँ हो रही है, अब उनकी शादी कर दे,
क्या उन्हें पढ़ाने के चक्कर में लगा है? तेरी तबीयत भी ऐसी ही रहती है। कहकर पिताजी ने गर्दन हिलाई और चुप हो गए। भैया, मैं सच कह रही हूँ, जवान बेटियों की तो बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है। इनकी शादी हो जाएगी तो तुझे कम से कम छुट्टी तो मिल जाएगी। फिर रह गया रोहित, वह तो लड़का है, उसकी कोई ऐसी बात नहीं है। बुआ जी ने बहुत विश्वास के साथ कहा। सो तो ठीक है भैया, पर देखना तो पड़ेगा ही लड़का। शादी के बाद तुम्हारी ही जिम्मेदारी कम हो जाएगी। कहकर बुआ जी अपने भैया से विदा लेकर बाहर निकल आई और कार में बैठ गई। माँ, मीनू, रोहित, आशा सभी बुआ जी फूफा जी को कार तक छोड़ने बाहर गए। उनको विदा करने के पश्चात अंदर आकर देखा तो पिताजी गहरी चिंता में डूबे थे। बुआ जी की बात सुनकर वे अपनी दोनों बेटियों की चिंता में पुनः डूब गए। मीनू भी एमए करने के बाद वकालत में पढ़ रही थी और फिर आशा भी तो बीए कर चुकी है। अभी वे इन्हीं विचारों में तल्लीन थे कि माँ ने कमरे में प्रवेश किया। उन्हें देखकर वे बोले, मीनू की माँ, यदि मुझे कुछ हो गया तो मीनू और आशा की शादी कैसे करोगी तुम? रोहित लड़का है, उसकी शादी की मुझे इतनी चिंता नहीं है। उनकी बात बीच में ही काटते हुए माँ बोली, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आपको कुछ नहीं होगा। नहीं मीनू की माँ, जब मौत आती है तब किसी की नहीं चलती, उस समय सब देखते हैं रह जाते हैं। माँ उनकी बात सुनकर बहुत उदास हो गई थी। उदास स्वर में बोली, आपको क्या हो गया है आज? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, तुम मेरी मन स्थिति नहीं समझ सकती हो। मैं दो बेटियों का पिता हूँ। जब तक इन दोनों के हाथ पीले न कर दूँ तब तक मैं चैन से मर भी नहीं सकता। उन्होंने खांसते खांसते इस वाक्य को पूरा किया। आप इन दोनों की शादी करना चाहते हैं, परंतु लड़के एकदम कहाँ मिल जाएंगे? अच्छे लड़कों का मिलना भी तो आसान नहीं है, और जब लड़के अच्छे मिलते हैं तो लड़की में कमी निकाल देते हैं। कहते कहते माँ भी उदास हो गई। लड़के तो देखने ही पड़ेंगे, फिर अपनी मीनू को तो समझा लो, वह शादी के लिए तैयार होगी तभी तो। माँ ने उनकी बात का उत्तर देते हुए कहा, मीनू से बात करनी ही पड़ेगी। वैसे वह अभी वकालत में पढ़ रही है, उसका शादी के लिए तैयार होना असंभव है। पिताजी को कुछ विश्वास सा था कि उनकी इस हालत को देखकर मीनू शादी के लिए तैयार हो जाएगी। उन्होंने मीनू को बुलाने के लिए कहा। माँ ने मीनू को आवाज़ लगाई, मीनू बेटे, इधर तो आओ जरा। मीनू ने बाहर से ही उत्तर दिया, माँ अभी आई। मीनू ने कमरे में प्रवेश किया तो दयाराम जी ने उसे पास में खड़ी कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। उन्होंने मीनू से कहा, मीनू, तुम मेरी बड़ी बेटी हो और काफ़ी समझदार हो। मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। जी पिताजी, कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? बेटी, मैं चाहता हूँ कि तुम अब शादी कर लो, फिर आशा की शादी भी करनी है। बेटी, यदि मुझे मौत भी आई तो तुम्हें इस हालत में छोड़कर मैं चैन से मर भी ना सकूंगा। नहीं पिताजी, आप ऐसी बातें मत कीजिए। ईश्वर की दया से आपको कुछ नहीं होगा। कहते कहते मीनू की आंखों में पानी भर आया। बेटी, मैंने तुमसे शादी की बात पूछी थी, तुम्हारी क्या इच्छा है? पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि मैं अब वकालत पढ़ रही हूँ। 3 साल का कोर्स है, 1 साल पूरा होने वाला है, 2 साल और बाकी है। यदि मैंने शादी कर ली तो क्या मेरी पढ़ाई पूरी हो सकेगी? पास बैठी माँ बोली, मीनू, पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो सकती है। यदि तुम में पढ़ाई के प्रति रुचि है तो तुम बाद में भी पढ़ सकती हो। पर माँ, मैं अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाकर चली हूँ। मुझे जिस मंजिल की तलाश है उस तक पहुँचने के लिए बहुत परिश्रम व यत्न की आवश्यकता है। यह सब शादी के बाद संभव न हो सकेगा। मीनू बेटी, तुम्हें वकालत पूरी करने में 2 वर्ष से अधिक लगेंगे। उसके बाद तुम्हारी शादी होगी। तुम्हारी शादी के बाद आशा के लिए लड़के देखेंगे, इसमें बहुत समय लग जाएगा। माँ, तुम मेरे कारण आशा की शादी क्यों रोक रही हो?
आशा के लिए कोई अच्छा सा वर खोजकर उसकी शादी कर दो। यह बात सुनकर पिताजी से रुका न गया। वे बोले, मीनू बेटी, ऐसा कैसे हो सकता है कि बड़ी बेटी को छोड़कर पहले छोटी की शादी कर दे? ऐसा करने के लिए क्या हमारा दिल गवाही देगा? जो बात उचित हो उसे करने के लिए दिल हमेशा गवाही देता है। मैं जिस उद्देश्य को लेकर चल रही हूँ, क्या मैं उसे बीच में ही छोड़ दूँ? यदि मैं पढ़ाई बीच में छोड़कर शादी कर लूँ तो क्या आपका दिल गवाही देगा इस काम के लिए? कुछ रुक कर, नहीं पिताजी नहीं, इस काम के लिए न आपका दिल गवाही देगा और न ही मेरा। मैं जिस मंजिल पर पहुँचना चाहती हूँ उस पर पहुँचने के बाद मेरे साथ साथ आपको भी बहुत प्रसन्नता होगी। अब आप भी बताइए कि क्या मुझे शादी करनी चाहिए? मीनू ने पिताजी की ओर देखते हुए कहा। उसकी यह बात सुनकर माँ एवं पिताजी दोनों ही चुप रह गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या निर्णय लिया जाए। तभी मीनू बोल पड़ी, आप आशा के लिए अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दीजिए और मेरी शादी की चिंता न कीजिए। यह कहकर मीनू वहाँ से उठकर बाहर आ गई। मीनू को मीरापुर आए 1 सप्ताह से अधिक हो गया था। उसकी पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हो गया था। वैसे भी अब पिताजी की तबीयत ठीक सी हो चली थी, बस थोड़ा आराम बताया था। इसलिए मीनू ने सोचा कि अब उसे मेरठ चला जाना चाहिए। सायंकाल का समय था। माँ रसोई घर में व्यस्त थी। मीनू ने सोचा कि कल मेरठ वापस जाने के लिए इस समय माँ से बात कर लेनी चाहिए। वह माँ के पास जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर माँ को काम करते देखती रही। फिर माँ से बोली, माँ, यदि आप कहे तो मैं कल मेरठ चली जाऊँ? अच्छा, तुम कल जाना चाहती हो, चली जाओ। तुम्हारी कई दिन से पढ़ाई खराब हो रही है। ठीक है, मैं कल सुबह वाली बस से चली जाऊंगी, जिससे कल कॉलेज भी जा सकूं। यह कहकर मीनू रसोई से बाहर निकल आई और अपने कमरे में जाकर अपना सामान लगाने लगी। रात के 10 बज चुके थे। मीनू सोने के लिए अपने पलंग पर लेटी, परंतु उसकी आंखों में नींद कहाँ। उसके दिमाग में पिताजी एवं माँ की वही बातें घूमती रही जो सुबह शादी का प्रस्ताव रखते समय हुई थी। मीनू को लगा कि कहीं उसने शादी से इनकार करके अपने माता पिता के दिल को ठेस तो नहीं पहुंचाई। दूसरे ही क्षण उसने सोचा कि शादी का प्रस्ताव स्वीकार करना उसके अपने हित में नहीं था। जिस मंजिल की उसे तलाश है वह विवाह के बाद उसे कदापि नहीं मिल सकती थी। यही सब सोचते सोचते उसे नींद आ गई और सुबह उसकी तभी आँख खुली जब माँ उसके लिए गर्म गर्म चाय बनाकर उसे उठा रही थी। माँ की आवाज़ सुनकर मीनू हड़बड़ाकर उठी और चाय पीकर अपनी तैयार में लग गई। चलने से पहले मीनू पिताजी के कमरे में गई। विदाई लेते समय उसकी आंखों में आंसू भर आए। कितनी मजबूर थी इस समय वह। यदि उसकी पढ़ाई न होती तो वह पिताजी के पास रहकर उनकी सेवा करती, परंतु अपनी पढ़ाई के कारण वह अधिक समय के लिए उनके पास रुक भी नहीं सकती थी। चलते समय माँ ने अपना आशीर्वाद भरा हाथ उसके सिर पर रख दिया और उसकी सफलता एवं मंगल भविष्य की कामना की। मायाराम जी के घर में शादी की तैयारियां धूमधाम से चल रही थी। अमित की शादी का सिर्फ 1 महीना ही तो रह गया था, इसलिए जेवर, कपड़ा सब कुछ अभी ही बनना था। कितने कार्ड छपवाए जाएंगे, किन किन को बुलाना होगा, जिन्हें बुलाया जाएगा उन सबको क्या क्या देना होगा, सभी बातें निश्चित की जा रही थी। मायाराम जी अपनी पत्नी से विवाह के प्रत्येक कार्य की सलाह ले रहे थे। मायाराम जी ने अपनी पत्नी से कहा, अमित की माँ, ये बताओ शादी के बाद प्रीति भोज करना है कि नहीं? उनकी पत्नी ने उत्तर दिया, वैसे हमारे यहाँ शादी के बाद तो दावत होती नहीं।
पहले ही मड़े पर सब बिरादरी वालों और जान पहचान वालों को खाना खिला देते हैं, परंतु तुम ये तो सोचो कि आजकल शादी के बाद ही दावत दी जाती है। यदि हम लोग प्रीति भोज नहीं देंगे तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, और फिर बड़े घर की लड़की आ रही है, दावत नहीं देंगे तो सब लोग बात बनाएंगे। तो ठीक है, दावत बाद में ही हो जाएगी, और आप अमित से सलाह कर लो वह क्या चाहता है। उनकी पत्नी ने कहा, अमित तो शादी के बारे में कुछ बता ही नहीं रहा है, बस इतना ही कह देता है कि जैसा आप उचित समझे वैसा ही कर ले। मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ इस बारे में। तो दावत शादी के अगले दिन ही हो जाएगी, पर ये तो बताओ कि बहू के लिए जेवर कपड़ा क्या क्या खरीदना है। देखो अमित की माँ मायाराम जी ने उनकी बात का उत्तर देते हुए कहा, 2 सेट और 4 कंगन सोने के चढ़ा देंगे। उनकी पत्नी को इतना जेवर कम सा लगा, इसलिए एकदम बोल पड़ी, बस इतने ही गहने चढ़ाओगे? एक अकेला ही तो बेटा है, इकलौती बहू के लिए इतना जेवर कम है। हमारे समय में 1-1, 2-2 किलो सोना चढ़ाया जाता था। तभी मायाराम जी गुस्से में बोल पड़े, 1 किलो सोना चढ़ाने की बात करती हो? 1 किलो सोने के जेवर पता है कितने रुपए के आएंगे? कम से कम 2.5 लाख रुपए के। कहाँ से आएगा इतना पैसा? उनकी पत्नी 2.5 लाख रुपए का नाम सुनकर चौंकी और बोली, कितनी महंगाई बढ़ गई है आजकल, बताओ पैसे की कोई कीमत तो रही ही नहीं है। कुछ देर सोचने के बाद वह बोली, अच्छा तुम एक काम करो, जितना तुम खरीद सकते हो उतना खरीद लो। कुछ सोना मैं अपने पास का दे दूंगी। सरिता के लिए नए फैशन के जेवर उस सोने के बनवा देना। तुम अपना सोना दोगी चढ़ाने के लिए? नहीं, अपने बुढ़ापे के लिए रखो अपना सोना। मायाराम जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, मैं क्या करूंगी इस बुढ़ापे में जेवर का? बुढ़ापे में कोई जेवर पहनकर थोड़ी ना सजूंगी। वैसे भी सब बहू बेटे के ही काम आएंगे। तुम बड़ी नासमझ हो। अमित की माँ, बुढ़ापे में यदि अपने पास कुछ होता है तो सेवा भी अच्छी हो जाती है। कम से कम बच्चों को जेवर पैसों का लालच तो हो ही जाता है। बड़े विश्वास के साथ उनकी पत्नी ने उत्तर दिया, मेरा बेटा अमित ऐसा नहीं है, बहुत ध्यान रखता है वह मेरा। देखना वह बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। तुम अपने बेटे के बारे में जानती हो, परंतु आने वाली बहू के बारे में नहीं। यदि बहू तेज हुई तो बेटा क्या करेगा? मायाराम जी की बात उनकी पत्नी की समझ में कुछ आई। वह बोली, हाँ यह बात तो सही है। ठीक है, जितना जेवर तुम खरीद सकते हो उतना ही चढ़ा देना, पर हाँ एक बात का ध्यान रखना, बड़े घर की लड़की आ रही है, थोड़ा ज़्यादा जेवर ही खरीद लेना। कम जेवर चढ़ाएंगे तो हमारी नाक नहीं कटेगी। नाक किस बात में कटेगी? जितना पैसा अपने पास होगा उतना ही जेवर चढ़ाएंगे। ठीक है, अच्छा यह बताओ कि साड़ियाँ कितना खरीदनी है? 11 साड़ियाँ चढ़ा देंगे बहू को। बस 11 साड़ियाँ ही? कम से कम 21 साड़ियाँ तो चढ़ानी ही चाहिए। तुम अपनी बदनामी कराओगे क्यों? इतने बड़े घर में बेटे का रिश्ता किया है, बड़े घर की लड़की को चढ़ाना तो अच्छा ही पड़ेगा। धनीमल जी भी तो 5 लाख रुपया लगा रहे हैं, 5 लाख में तो अच्छे से अच्छा सामान देंगे। मायाराम जी कुछ उत्तेजित से होकर बोले, वे चाहे कुछ भी दे, हमने उनसे कुछ नहीं कहा है, न ही हमने उनसे कुछ मांगा। उन्होंने स्वयं इतना पैसा शादी में लगाने के लिए कहा है, और जहाँ तक हमारी ओर से शादी में चढ़ाने की बात है, हमारे पास जितना होगा उतना ही जेवर कपड़ा चढ़ाएंगे। मायाराम जी के उत्तेजित होकर बोलने से अमित और उसकी छोटी बहन मधु कमरे में आ गई। उन्हें लगा न जाने किस बात पर उनके पिताजी इतने उत्तेजित हो गए हैं।
अमित की माँ उठकर बाहर चली गई। मायाराम जी ने अमित और मधु को अपने पास बैठाया और उनसे कार्ड छपवाने के लिए सलाह लेने लगे। अमित तो मधु का इकलौता भाई था। मधु चाहती थी कि वह अपने भाई की शादी में अपनी सभी सहेलियों को बुलाए, इसलिए उछलते हुए वह बोली, भैया 30 कार्ड तो मुझे भी चाहिए, क्योंकि मैं अपनी सब सहेलियों को आमंत्रित करूंगी। अभी उन तीनों की बातें चल रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। मधु दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी। उसे इंतजार था पोस्टमैन का। उसने सोचा कि शायद आज उसकी सखी रेखा का पत्र आया होगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर धनीमल जी खड़े थे। मधु ने उनका अभिवादन किया और अंदर बुलाकर बैठने को कहा। धनीमल जी की आवाज़ सुनकर मायाराम जी बाहर आ गए। वे दोनों सोफे पर बैठकर बातें करने लगे। धनीमल जी ने कहा, भाई साहब, शादी का सिर्फ 1 महीना रह गया है। मैंने सोचा कुछ लेन देन के बारे में बात कर आऊं। उत्तर में मायाराम जी हल्का सा मुस्कुरा दिए। देखिए भाई साहब, जैसा कि मैं आपसे पहले भी बताया था कि शादी में हम 5 लाख लगाने की सोच रहे हैं। अब आप ही बताइए कि यह पैसा आप कैसे खर्च करना चाहते हैं। जैसा आप उचित समझे वैसा ही खर्च कर दें। वैसे भगवान की दया से हमारे पास एक रहने योग्य मकान भी है और घर में हर तरह की सुख सुविधा भी है और सामान भी है। धनीमल जी ने बड़े ही अंदाज में कहा, भाई साहब, यह बात तो आपकी सही है, पर मैं सोच रहा था कि 3 लाख का तो एक फ्लैट मैं सरिता के नाम कर दूं। फ्लैट का नाम सुनकर मायाराम जी चौंके और बोले, फ्लैट का क्या करना है? अच्छा खासा मकान है हमारा, कमरे भी कई हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पर भाई साहब, आजकल के बच्चे तो अलग रहकर ही अपनी गृहस्थी बसाना चाहते हैं। यह बात सुनकर मायाराम जी को क्रोध आ गया। वे गुस्से में बोले, तो क्या आप यह चाहते हैं कि अमित आपके फ्लैट में जाकर अपनी गृहस्थी बसाएगा? क्या हमने इसी दिन के लिए उसे पाल कर बड़ा किया है? आप तो नाराज हो गए। धनीमल जी ने कुछ संभल कर कहा, बात ऐसी है, मैंने अपनी दोनों बड़ी बेटियों को भी एक फ्लैट शादी में दिया था। इससे उन्हें शादी के बाद गृहस्थी बसाने में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। मैं चाह रहा था कि सरिता को भी एक फ्लैट दूं। फ्लैट की बात मायाराम जी के दिल में जा चुकी। उन्हें यह आभास होने लगा कि सब धनीमल जी की चाल है और वे शादी के बाद अमित को हमसे अलग कर देंगे। यह बात ध्यान में रखते हुए मायाराम जी ने उनसे पूछा, क्या सरिता हमारे साथ रहना पसंद करेगी? धनीमल जी ने बड़े विश्वास के साथ उत्तर दिया, हाँ, क्यों नहीं। पर आप तो जानते हैं कि सरिता ने कभी अपने हाथ से एक गिलास पानी तक लेकर नहीं पिया है। पर शादी के बाद थोड़ा सा काम तो सभी को करना होता है। हाँ, सो तो है, परंतु सरिता छोटी होने के कारण बहुत ज़्यादा लाड प्यार में पली है। धनीमल जी बोले। मायाराम जी कुछ उत्तेजित हो उठे और बोले, कम लाड प्यार में तो हमारा अमित बेटा भी नहीं पला है। अमित हमारा इकलौता बेटा है, उसकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखा है हमने। धनीमल जी ने बात पलटते हुए कहा, भाई साहब, आप ये रुपए किस तरह से खर्च करना चाहते हैं? रुपए ईश्वर की दया से पैसे की कोई कमी नहीं है हमारे पास। पिछले साल ही तो अमित को फैक्ट्री लगवाई है। बस हमें एक सुशील बहू चाहिए जो घर में सबके साथ प्रेम से रह सके। लगता है भाई साहब, आप मेरी बात से नाराज हो गए। मैंने किसी बुरे विचार से कोई बात नहीं कही है। ठीक है, इस समय तो मैं चलता हूँ। मैं कल आकर आपसे पूछ लूँगा। पर हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि मुझे 3 लाख का एक फ्लैट तो देना ही है। बाकी 2 लाख कैसे खर्च करना है वह आप सोच ले। यह कहकर धनीमल जी सोफे से उठकर खड़े हुए और अपनी कार की ओर चल दिए। धनीमल जी की बातों ने मायाराम जी के मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव छोड़ा कि उनका सिर चकरा गया। इस समय
वे ऐसे दोहराए पर खड़े थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन से रास्ते पर चला जाए। मायाराम जी की पत्नी उन्हें परेशान देखकर समझ गई कि धनीमल जी की कोई ऐसी बात कह गए हैं जिनके कारण उनके पति इतनी परेशानी में पड़े हैं। धनीमल जी की कहीं एक एक बात मायाराम जी के मस्तिष्क में घूमने लगी। तभी उनकी पत्नी वहां आकर बैठी और उनकी परेशानी का कारण पूछने लगी। उन्होंने उदास स्वर में बताया, धनीमल जी 3 लाख का एक फ्लैट अपनी बेटी को देना चाहते हैं। कह रहे थे कि आजकल के बच्चे तो अलग रहकर ही गृहस्थी बसाना चाहते हैं। यह बात सुनकर उनकी पत्नी भी उत्तेजित हो गई और गुस्से में बोली, यह सब बात करने की हिम्मत कैसे हुई उनकी? क्या वह हमारे बेटे को हमसे अलग करना चाहते हैं? उनके स्वयं कोई बेटा नहीं है तो क्या जाने बेटे के अलग होने पर क्या दुख होता है। अपने माता पिता को उत्तेजित स्वर में बोलते सुनकर अमित ने कमरे के अंदर प्रवेश किया। अमित को देखकर मायाराम जी ने कहा, बेटे अमित, सुना तुमने? धनीमल जी अपनी बेटी के नाम एक फ्लैट दे रहे हैं। वे कहते हैं कि आजकल के बच्चे अलग रहकर गृहस्थी बसाना चाहते हैं। आपने क्या जवाब दिया उनके इस बात का? अमित ने क्रोध भरे स्वर में कहा, जवाब मैंने कोई नहीं दिया। वह चाहते हैं मैं अपने बेटे को उनके एवं उनकी बेटी के हाथों बेच दूं। यह कहते कहते मायाराम जी कुछ अधिक उत्तेजित हो गए। बेटा अमित, अब इस बीच का फैसला तुम्हारे हाथ में ही है। जैसा तुम उचित समझो वैसा करो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। यह कहकर मायाराम जी कमरे से बाहर चले गए। अमित के हृदय में तूफान उठ रहा था, एक ऐसा तूफान जिसकी कोई ऊंचाई उसे नजर नहीं आ रही थी। वह बालकोनी में इधर से उधर घूमता रहा। उसके हृदय में अनेक विचार घुमड़ने लगे। आज उसे अधिकार था स्वयं अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का। इतना बड़ा फैसला आज उसे स्वयं करना था। मीनू के हॉस्टल का वातावरण कुछ शांत सा हो चला था। चहलकदमी करते हुए लड़कियों के झुंड अब बाहर नहीं दिखाई दे रहे थे। सब अपने अपने कमरों में बैठी अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी। उनकी परीक्षा शुरू होने में सिर्फ 15 दिन शेष रह गए थे। मीनू बचपन से ही पढ़ाई में विशेष रुचि रखती थी। परीक्षा के दिनों में तो उसे खाने की भी सुध नहीं रही थी। वह आजकल कॉलेज भी नहीं जा रही थी। परीक्षा से पूर्व का अवकाश चल रहा था। वह हर समय अपने कमरे में अपनी पुस्तकों के साथ रहती। जब पढ़ते पढ़ते थक जाती तो अपनी सहेली माया के साथ बैठ 5 मिनट बातें कर लेती। आज मीनू को कुछ ज़्यादा ही थकान महसूस हो रही थी। उसके सिर में तेज दर्द था। वह अपनी किताब पेट पर रखकर तकिए के सहारे लेट सी गई। मीनू का चेहरा बुखार के कारण तमतमा रहा था। माया अपने पलंग से उठकर मीनू के पास आई और उसके माथे पर हाथ रखा तो दंग रह गई। उसका शरीर ज्वर से तप रहा था, चेहरा तमतमा रहा था। उसे इस हालत में देखकर माया स्वयं ही उसके लिए दवाई लेने चली गई। इस समय मीनू अपने कमरे में अकेली थी। तेज ज्वर के कारण सारे बदन में दर्द था। ऐसे समय में हर किसी को अपनी माँ ही याद आती है। मीनू को भी अपनी माँ की याद आ गई। बिस्तर पर लेटे वह अतीत की स्मृतियों में खो गई। एक बार जब वह 8वीं कक्षा में पढ़ती थी तब उसे तेज ज्वर हुआ। ज्वर में उसने न जाने क्या क्या बड़बड़ाना शुरू कर दिया था। उसकी इस हालत को देखकर माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। डॉक्टर ने बर्फ की पट्टियाँ सिर पर रखने के लिए कहा था। माँ ने सारी रात बैठकर बर्फ की पट्टियाँ उसके सिर पर रखी। सारी रात माँ उसी के पास बैठी रही। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो माँ के चेहरे पर सारी रात जागने की थकान स्पष्ट दिखाई दे रही थी, परंतु उस समय तक मीनू का ज्वर उतर चुका था। इस बात का उन्हें संतोष था। आज मीनू को अपनी माँ की याद आ गई। यदि माँ होती तो उसकी कितनी सेवा करती। कितना तेज दर्द था शरीर में, परंतु यहाँ
मीनू किससे बदन दबाने को कहती। माँ तो स्वयं ही उसका सिर दबाने बैठ जाती थी, परंतु माया भी मीनू का कम ध्यान नहीं रखती थी। मीनू को ज्वर से पीड़ित देखकर वे स्वयं ही दवाई लेने चली गई थी। जैसे ही मीनू ने करवट लेने की कोशिश की, वैसे ही माया ने कमरे में प्रवेश किया। वह डॉक्टर से मीनू के लिए दवाई लेकर आ गई थी। उसके लिए एक कप चाय बनाकर माया ने उसे दवाई दी और उसके बाद उसका सिर दबाने बैठ गई। कितना अच्छा लग रहा था मीनू को इस समय, कितना अपनापन आ गया था माया के व्यवहार में। मीनू का मन माया के प्रति स्नेह से भर गया। सिर दबाने में मीनू के इतना आराम मिला कि ना जाने कब उसे नींद आ गई और सुबह ही उसकी आँख खुली।